हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ महेंद्र शर्मा फ्रॉम बायोलॉजी पीसीसी डिपार्टमेंट। और आपको पता है हम लोग लेके आए वन शॉट वीडियो की सीरीज़, जिसमें मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज टॉपिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन शुरू करने से पहले ही देखते हैं रेस्पिरेशन पार्ट किसका है। रेस्पिरेशन हमारा पार्ट है लाइफ प्रोसेस का, राइट। लाइफ प्रोसेस, इस लाइफ प्रोसेस के हम लोग सब पार्ट में पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। उससे पहले हमने स्टडी किया होगा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बाद हम लोग आज जो स्टडी करने जा रहे हैं वो हमारा रेस्पिरेशन। देन हमारा होता है ट्रांसपोर्टेशन, और लास्ट इसी सीरीज में हम लोग स्टडी करते हैं एक्सक्रीशन। मीन्स बेसिकली अगर बात करें लाइफ प्रोसेस में, तो लाइफ प्रोसेस 4 डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करता है एक्सक्रीशन, राइट। तो इसी में से हम लोग न्यूट्रिशन पहले स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग स्टडी करेंगे रेस्पिरेशन क्या होता है। देन फर्दर वीडियोस में ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं रेस्पिरेशन। जनरल एक क्वेश्चन है मेरा, रेस्पिरेशन क्या होता है आप सभी से। ब्रीथिंग क्या होगा, रेस्पिरेशन का एक पार्ट होता है हमारा ब्रीथिंग। इट इज़ द पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है, इसमें होता है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन और एक्सहेल ऑफ CO2। इसे हम कहते हैं ब्रीथिंग। मीन्स इनटेकिंग ऑफ ऑक्सीजन कह लो, एक्सहेलेशन क्या होगा, CO2 को रिलीज करना, इसे हम ब्रीथिंग कहते हैं, ना कि रेस्पिरेशन। और साथ ही साथ ब्रीथिंग रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। क्या है ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन का एक पार्ट। इट इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, इट इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। तो फाइनली रेस्पिरेशन क्या है, क्वेश्चन वो है हमारा। रेस्पिरेशन होता क्या है, चैप्टर वहाँ शुरू होता है। तो रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। अगर बात करें रेस्पिरेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड फॉर रिलीज एनर्जी। फिर एक डाउट और आता है, सर न्यूट्रिशन भी तो था, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, जिससे क्या हुआ, एनर्जी। तो हम ये कहेंगे रेस्पिरेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, oxidation of food to release energy, to release energy, right, to release energy। तो रेस्पिरेशन क्या है, फूड को ऑक्सीडाइज करने की एक प्रोसेस होती है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड होती है, जो क्या करती है, एनर्जी रिलीज करती है, राइट। अब वो एनर्जी जो रिलीज होती है, एसिमिलेटेड फूड इज ऑक्सीडाइज एंड एनर्जी इज रिलीज्ड, इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, राइट। दिस इज रेस्पिरेशन। देन जो एनर्जी रिलीज होती है वो कौन सी फॉर्म में होती है, दिस एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ATP, प्लीज मेक अंडरलाइन ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी, वो स्टोर होगी, वो यूटिलाइज होती है बॉडी की सेल्स के थ्रू फॉर द परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन, मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल फॉर फर्दर यूज एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, एंड CO2 एंड वाटर जो बनेगा उसको रिलीज किया जाएगा। इन शॉर्ट अगर कहूँ, इक्वेशन के थ्रू समझाना चाहूँ, रेस्पिरेशन क्या होता है, फूड का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, एंड प्रोडक्ट क्या बनेंगे, यहाँ पे CO2 बनेगा, वाटर होगा, और इंपॉर्टेंट पार्ट जो रिलीज किया जाएगा, दिस इज एनर्जी। ये एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के बाद जो मिलती है, मीन बॉडी को परफॉर्मेंस करनी होती है, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करनी होती है, तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, फूड का ऑक्सीडेशन होगा तब मिलेगी। फूड का ऑक्सीडेशन कब होता है, वो होता है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो ये कह सकते हैं इनटेकिंग ऑफ ऑक्सीजन हमने कर लिया, अब वो ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, वो ऑक्सीजन जाएगी बॉडी की हर सेल के पास, क्योंकि बॉडी की हर सेल के पास क्या है, डाइजेशन के टाइमिंग पे जो फूड एब्जॉर्ब किया गया था वो ब्लड के थ्रू कहाँ सप्लाई किया गया, वो ब्लड के थ्रू सप्लाई हो गया बॉडी की हर सेल के पास, वहाँ पे होता है फाइनल ऑक्सीडेशन, जिसे हम कहते हैं सेलुलर ऑक्सीडेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो वहाँ पे ऑक्सीजन जाएगा, उस ऑक्सीजन के पहुँचने से फूड ऑक्सीडाइज होगा, रिएक्शन होगी, और वहाँ से क्या होगा, CO2 वाटर एज ए एंड प्रोडक्ट रिलीज होगा, और वहीं से रिलीज होगा ATP। ये ATP बॉडी को चाहिए वर्क करने के लिए,
और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए हम इसको कह देते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। मीन्स रेस्पिरेशन का वो टाइप विच प्रेजेंस इन द ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, जो हम लोग आगे स्टडी करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये करने जा रहे हैं कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या होता है। तो जनरली ब्रीथिंग क्या होता है? इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन, गैसेज एक्सचेंज, इनटेकिंग ऑफ O2 एंड रिलीजिंग ऑफ CO2। मीन्स गैसेस का एक्सचेंज होना, मीन्स गैसेस को यूज करना, इनटेकिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग ऑफ CO2, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन, exhalation of CO2 is known as breathing oxygen from environment and release carbon dioxide product during the oxidation of food। अब वो CO2 कहाँ से आई? जब हमने देखा रेस्पिरेशन के टाइमिंग पे, प्लीज चेक आउट अगेन, यहाँ पे फूड का ऑक्सीडेशन जब हुआ तो वहाँ पे जो CO2 रिलीज हुई वो यहाँ पे आई एज ए एंड प्रोडक्ट। वो CO2 बॉडी से बाहर रिलीज करनी होती है, जो हम करते हैं रिलीज एज ए ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग क्या हुआ? इनटेकिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग ऑफ CO2 इज कॉल्ड एज ब्रीथिंग। देन नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इसके अंदर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमेशा। एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर फूड का ऑक्सीडेशन होना, इससे कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एक इक्वेशन के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसमें क्या बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे। फर्स्ट, फूड जो है फूड ऑक्सीडाइज होगा, फूड का क्या होगा? फूड कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड के अंदर। फूड में ग्लूकोज में क्या है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स। ग्लूकोज जो है 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं, उसका ब्रेकिंग डाउन होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स के 2 मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड बनता है 3 कार्बन में। अब ये प्रोसेस कहाँ होती है? ये प्रोसेस होती है सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। कहाँ होती है? सेल की साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म कहाँ होता है? चेक कीजिए यहाँ पे। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस यहाँ है और रिमेनिंग जो पार्ट है क्या है? साइटोप्लाज्म है। तो इस साइटोप्लाज्म के अंदर होती है पहला स्टेप ऑफ एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन, दोनों में कॉमन होता है ग्लाइकोलाइसिस। कहाँ होता है? ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड। ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का ब्रेकिंग डाउन होता है पायरुविक एसिड में, वो कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। दिस इज फर्स्ट स्टेप, दिस इज कॉमन इन एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन बोथ। आफ्टरवर्ड्स क्या होगा? पायरुविक एसिड अब यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर क्रेब्स साइकिल ऑक्यूर होता है, जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ होता है, हम कह सकते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन का एग्जैक्ट साइट कहाँ पे हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है क्रेब्स साइकिल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। वहाँ पे एंड प्रोडक्ट बनता है CO2 एंड वाटर। CO2 एंड वाटर एंड प्रोडक्ट बनेगा और एनर्जी रिलीज होगी ATP की फॉर्म में, राइट। एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है ATP की फॉर्म में? 38 ATP रिलीज हो रहा है यहाँ पे। कितना ATP रिलीज हो रहा है? 38 ATP। ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में नंबर ऑफ ATP कितनी रिलीज हो रही है? 38 ATP रिलीज हो रही है, राइट। एंड प्रोडक्ट क्या बना यहाँ पे? एंड प्रोडक्ट बना हमारा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, डायरेक्टली पूछते हैं एग्जाम में। एंड प्रोडक्ट्स बताइए एरोबिक रेस्पिरेशन के क्या बनते हैं? तो एंड प्रोडक्ट हमारा बना इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और एनर्जी क्या रिलीज हुई? ATP की फॉर्म में। कितनी एनर्जी रिलीज हुई? 38 ATP रिलीज होती है ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन। इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इन शॉर्ट अगर कहें तो व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन? एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्यूर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। फूड का ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, उसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, राइट। देन सेकंड वन इज अनएरोबिक रेस्पिरेशन, जो होता है इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अब्सेंस में होता है, उसे हम कहते हैं इनएरोबिक रेस्पिरेशन। अनएरोबिक रेस्पिरेशन when oxidation of food materials does not occur or required oxygen, ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड नहीं होती, उसे हम कहते हैं, और वी कैन से डायरेक्टली से इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अब्सेंस में होती है, उसे हम कहते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की अब्सेंस में हो रहा है। अगेन वी विल स्टार्ट। फर्स्ट, जो फूड था, फूड किस में कन्वर्ट होगा? पायरुविक एसिड में। फूड कितने कार्बन? ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। कब? ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कहाँ ऑक्यूर होती है? इन साइटोप्लाज्म। सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कंप्लीट होती है और
6 कार्बन मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज होता है वो 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो जाएगा। कितने कार्बन मॉलिक्यूल्स बन गया पायरिक एसिड का? 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स। अब अनएरोबिक रेस्पिरेशन अगेन 2 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट जो होता है ईस्ट के अंदर होता है जनरली। इसके अंदर क्या होगा? इन दी अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, टोटली अब्सेंस होती है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या होता है? एंड प्रोडक्ट बनेगा इथेनॉल, इथाइल एल्कोहल और इथेनॉल बनता है। और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस CO2 मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। नंबर ऑफ एटीपीज ओनली 2 रिलीज होती है। मीन्स अगर फर्मेंटेशन प्रोसेस की बात करें तो इस समय क्या होता है? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या बनेगा इसके अंदर? एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, और नंबर ऑफ एटीपीज काफी रिड्यूस हो जाती है। मीन्स एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने नंबर ऑफ एटीपी कितनी बन रही है? ओनली 2। जबकि हम बात कर रहे थे एरोबिक रेस्पिरेशन, वहां पे कितनी बनी थी? 38 एटीपी बनी थी, राइट। सेकेंड केस बनता है इन मसल्स। मसल्स के अंदर हम लोग देखते हैं ड्यूरिंग द विगोरस एक्सरसाइज, जब हम लोग काफ़ी विगोरस एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है कि धीरे लैक ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंस होती है। मीन्स लैक ऑफ ऑक्सीजन, नॉट अब्सेंस, वेरी लैक ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंस होती है मसल्स के अंदर। तो वहाँ पे क्रैम्प आने लग जाते हैं। वो क्रैम्प क्यों आते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन वहाँ शुरू हो जाता है, स्टार्ट होना, तब जाके तो क्रैम्प आते हैं। देन क्या करते हैं इसके लिए? वेरी सिंपल थिंग, ब्रीथिंग रेट फास्ट, मीन्स ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा होती है ब्लड सेल्स के थ्रू। और क्या करते हैं वहाँ पे हॉट वाटर का अगर हम लोग रिलैक्स करवाएं, हॉट वाटर मिले तो मसल्स क्या करेगी? रिलैक्स होगी, और क्या होगा? सर्कुलेशन ज़्यादा होगा ऑक्सीजन का, और लैक्टिक एसिड फाइनली रिकवर हो जाता है। और इस केस में भी कितनी एटीपी बन रही है? ओनली 2 एटीपीज रिलीज हो रही है। इट मीन्स वी कैन से डायरेक्टली 38 एटीपीज मॉलिक्यूल्स, 38 एटीपी रिलीज होती है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के ब्रेकिंग डाउन में। कब? एरोबिक रेस्पिरेशन में। और वहाँ यहाँ पे कितनी हो रही है? ओनली 2 एटीपीज रिलीज हो रही हैं। दिस इज एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, नेक्स्ट हमारा है फर्मेंटेशन प्रोसेस। क्या होती है? इन दी एब्सेंस ऑफ, it is the process in which substance break down in a simple part, simplest substance in the presence of enzymes की presence से। this process is used especially alcoholic beverages बनाने में यूज़ करते हैं इसको, ब्रेड, योगर्ट एक्सेट्रा बनाने में इसको यूज़ करते हैं, राइट। इसमें क्या करेंगे? ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही क्या हैं, उसको कन्वर्ट किया जाएगा इथेनॉल के अंदर। इट इज़ द पार्ट ऑफ अनएरोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट हमारा है डिफरेंस बिटवीन एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन। पहला जनरली हाइयर प्लांट्स में मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा बैक्टीरिया फंगई इनके अंदर। सेकंड, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, अनएरोबिक में ऑक्सीजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। थर्ड, स्टामा कर लीजिए, एंड प्रोडक्ट क्या बनता है? CO2 एंड वाटर बनेगा। बट इन केस ऑफ अनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या बनता है? एल्कोहल बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है एंड CO2 बनता है, राइट। फिफ्थ वन इज ऑक्सीडेशन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जब होता है तो नंबर ऑफ एटीपीज कितनी रिलीज होती है? 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी रिलीज होती है। बट इन द केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन एटीपी के मॉलिक्यूल्स की कितनी रह जाती है? ओनली 2 रह जाती है। मीन्स वहाँ 38 या 2। नेक्स्ट, सारी रिएक्शन, ऑल दी रिएक्शन एक्सेप्ट द रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस को छोड़ के सारी रिएक्शन कहाँ पे हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में। बट इन द केस ऑफ अनएरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट रिएक्शन कहाँ पे हो रही है? साइटोप्लाज्म के अंदर ही हो रही है। नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होते हैं और वो एनर्जी को रिलीज करते हैं एज ए फॉर्म ऑफ एटीपी। बट यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होते हैं। इनकम्प्लीट ऑक्सीडाइज का मतलब कंप्लीट ऑक्सीडाइज नहीं होता, कुछ और प्रोडक्ट्स बनते हैं और स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। और लास्ट वन, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो नॉन टॉक्सिस होता है हायर ऑर्गेनिज्म के लिए, और अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो हायर ऑर्गेनिजम्स के लिए टॉक्सिक सब्सटेंस या टॉक्सिस होता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। सर, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कैसे होता है? मीन्स प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं? ये सीधी सी बात है, प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं। तो कैसे करते हैं? प्लांट्स के पास कोई स्पेशल कोई ऑर्गेनल्स नहीं होते, कोई ऑर्गन नहीं होता जिसके थ्रू वो रेस्पिरेशन करता है। तो प्लांट्स के अंदर ऐसे क्या क्या होते हैं जो रेस्पिरेशन करता है? वेरी सिंपल, प्लांट्स बाय रूट, बाय स्टेम और बाय लीव क्या करता है? रेस्पिरेशन करता है। कैसे करता है आइए देखते हैं। वेरी फर्स्ट, इन प्लांट एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस फ्रॉम लीव्स, स्टेम एंड रूट्स। लीव्स, स्टेम एंड रूट्स के थ्रू करता है। ट्रांसफर जो होता है वेरी सिंपल, डिफ्यूजन के थ्रू होता है। अब डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन होता है मूवमेंट ऑफ गैसेज और ट्रांसफर ऑफ गैसेज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन लेवल टू लोअर कंसंट्रेशन लेवल इज डिफ्यूजन। और सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ पे हो रहा है, जिसके हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट हम स्टडी कर रहे हैं रेस्पिरेशन इन रूट्स। देखिए क्या होता है,
जो यंग रूट्स होती हैं, यंग रूट्स की जो एपिडर्मल सेल होती है, वी कैन से सेल जो होती हैं वो एक्सटेंड होती हैं और क्या बनाती है, रूट हेयर्स बनाती हैं। ये रूट हेयर्स क्या होते हैं, डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में होते हैं। दीज रूट हेयर्स डायरेक्टली कॉन्टेक्ट with the air present in the between the soil particles। soil particles के बीच में जो एयर प्रेजेंट होती है उससे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में होती है रूट हेयर्स। वहां से क्या करेगा, ऑक्सीजन गेटिंग करेगा एयर से थ्रू रूट हेयर्स, और किसको दे देगा, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू रूट को दे देगा रिच टू द सेल ऑफ द रूट फॉर द रेस्पिरेशन। राइट, मीन्स चेक करते हैं डायग्रामेटिक। देखें यहाँ पे ये रूट है, रूट के साथ क्या है, रूट हेयर्स, दिस इज स्टेम पार्ट, दिस इज रूट पार्ट, ये है हमारा रूट, ये हमारा हो गया रूट पार्ट का सब पार्ट। यहाँ पे होते हैं रूट हेयर्स। ये रूट हेयर्स कनेक्टेड किसके साथ हैं, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है सॉइल पार्टिकल्स के साथ। तो सॉइल से क्या करेगा, ये O2 को ले लेगा, ऑक्सीजन को ले लेगा और क्या करेगा, रूट को दे देगा। सेम डिफ्यूजन जब करेगा तो क्या करेगा, CO2 को एग्जिट कर देगा। राइट, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट स्टडी करते हैं, रेस्पिरेशन इन स्टेम। जो हार्ड और वुडी स्टेम होते हैं, जो हार्ड और वुडी स्टेम होते हैं उनके अंदर इस तरह की स्ट्रक्चर नहीं होती है रूट हेयर जैसे। तो वहाँ पे क्या होते हैं, वहाँ पे होती है प्लांट्स और ट्रीज के लेंटिसल्स। ये क्या होते हैं, स्टेम जो पार्ट होता है उसके ऊपर कुछ डॉट्स हमें दिख रहे हैं, लेंटिसल्स, जिसके थ्रू क्या करता है, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। चेक करते हैं यहाँ पे डायग्राम में, दीज आर लेंटिसल्स। थ्रू द दीज लेंटिसल्स क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, किसके थ्रू, किसके अंदर, स्टेम के अंदर। नेक्स्ट हमारा है रेस्पिरेशन इन लिव्स। अब लिव्स में कैसे होता है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, लिव्स में कैसे होता है। लिव्स में होता है थ्रू द स्टोमेटा, यहाँ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है स्टोमेटा। थ्रू द स्टोमेटा लिव्स के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। स्टोमेटा क्या होते हैं, दीज आर टाइनी होल्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लिव्स। लिव्स की सरफेस पे कुछ टाइनी होल्स होते हैं जो ये क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा हेल्प करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एपिडर्मल सेल एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हेल्प करेगा, टेक प्लेस थ्रू द स्टोमेटा। एंड व्हेन CO2 कंसंट्रेशन जब ज़्यादा हो जाती है सेल के अंदर, स्टोमेटा ओपन एंड CO2 इज रिलीज आउट, रिलीज कर देगा। राइट, अब स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कौन कंट्रोल करता है, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करता है गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स जो होती हैं वो गार्ड सेल्स क्या करते हैं, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करता है। ड्यूरिंग द डे क्या होता है, जनरली जो सब्सिडरी सेल्स होती हैं पास में ही, ये यहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और मूवमेंट ऑफ वाटर कहाँ से का होगा, सब्सिडरी सेल या एपिडर्मल सेल से होता है। गार्ड सेल्स के अंदर जैसे गार्ड सेल्स स्वेलअप हो जाती हैं और स्ट्रेचिंग एक स्टोमा बन जाता है, जहाँ पे कह सकते हैं स्टोमेटा ओपन हो जाता है। अपोजिट होता है ड्यूरिंग द नाइट, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ज़्यादा कहाँ है, गार्ड सेल्स में, और बाहर की सब्सिडी सेल्स में कम है। तो मूवमेंट ऑफ वाटर कहाँ से का होगा, अगेन हाइयर टू लोअर, तो क्या होगा, गार्ड सेल्स अगेन शिंक हो जाएगी और फाइनली क्या हो जाएगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से रेस्पिरेशन इन लिव्स होता है, मीन्स स्टोमेटा के थ्रू एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 कंप्लीट होता है। नाउ रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, एनिमल्स में किस तरह से रेस्पिरेशन होता है। जनरली अगर बात करें लोअर टू हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर, सबके अंदर अलग अलग मेथड होते हैं रेस्पिरेशन करने के। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले एक एग्जांपल लेके करते हैं अमीबा। अमीबा में रेस्पिरेशन होता है जनरली सेल सरफेस रेस्पिरेशन या फिर जनरल बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन। अब इसमें क्या होता है, सेल सरफेस रेस्पिरेशन में क्या होता है, अमीबा जो होता है डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में होता है, अमीबा डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में होता है सराउंडिंग वाटर में। तो यहाँ पे इसकी जो सेल होती हैं, ये सेल क्या करती है, हेल्प करती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाने बाय सिंपल डिफ्यूजन। राइट, वाटर से क्या करेगा, O2 को लेगा और CO2 को रिलीज कर देगा। कंसंट्रेशन ऑफ CO2 जब बॉडी के अंदर ज़्यादा होगी तो रिलीज कर देगा बाहर की तरफ। इस तरह से क्या करता है, अमीबा रेस्पिरेशन करता है। नेक्स्ट वन इज हमारा है अदर ऑर्गेनिजम्स और हैं जो, सेकेंड वन इज ट्रेकियल रेस्पिरेशन। ट्रेकियल रेस्पिरेशन होता है इंसेक्ट के अंदर। इंसेक्ट के अंदर क्या होता है, ट्रेकियास प्रेजेंट होते हैं, इंसेक्ट में ट्रेकिया प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको ट्रेकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। मीन्स इनकी बॉडी के ऊपर टाइनी होल्स होते हैं जो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में होते हैं एयर के साथ, जो क्या करेंगे, ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे, पिक करेंगे और अंदर ट्रेकियल सिस्टम बना हुआ कंप्लीट, उसके थ्रू क्या कर देंगे, ये बॉडी पार्ट्स को दे देंगे और वहाँ से CO2 को एक्सेप्ट करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे और जिस ट्रेकियल मेथड से वापस क्या कर देंगे, इंसेक्ट
आउटर एटमॉस्फेयर में CO2 को रिलीज कर देंगे। थर्ड है हमारा ब्रोंकियल रेस्पिरेशन, जो गिल्स के थ्रू होता है फिश के अंदर। जनरली क्या होता है, फिश गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। फिश क्या करेगा, ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन क्या करेगा, माउथ के थ्रू वाटर को इनटेक करेगा, उसमें से O2 को क्या करेगा, बॉडी पिक कर लेगी और गिल्स क्या करेगा, उस वाटर को वापस आउटसाइड एनवायरनमेंट में रिलीज कर देगा और ऑक्सीजन को कंप्लीट बॉडी पार्ट को सेंड कर देगा। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है अर्थवॉर्म के अंदर, जहाँ पे सेल स्किन के थ्रू, मॉइस्चर स्किन के थ्रू क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, एम्फीबियंस रेप्टाइल्स के अंदर, जहाँ पे कंप्लीट लंग्स होते हैं जो क्या काम करते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। बकल रेस्पिरेशन जनरली देखने को मिलता है फ्रॉग्स के अंदर। फ्रॉग्स में क्या होगा कि जो माउथ पोर्शन बकल कैविटी होती है, यहाँ पे बकल माउथ से क्या करेगा, वो बकल के थ्रू ऑक्सीजन को इनटेक करेगा, उसके पास ही क्या होती है, उसकी ब्लड वेसल्स होती है, तो वहाँ से उसको ट्रांसफर कर देगा ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल्स क्या करेंगी, कंप्लीट बॉडी पार्ट को सप्लाई करेगा ऑक्सीजन, और रिटर्न में CO2 वहाँ से एक्सेप्ट करके लाएगा और इसी ब्लड वेसल्स के थ्रू वापस बकल कैविटी के थ्रू वापस रिलीज कर देगा। तो दीज आर द मेथड्स इन ऑर्गेनिजम्स के लिए जो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सम इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन के कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। बेसिकली क्या होता है, कोई भी रेस्पिरेशन करने वाला पार्ट हो, दे हैव लार्ज सरफेस एरिया। लार्ज सरफेस एरिया होगा तो मैक्सिमम ऑक्सीजन को इनटेक करेगा, इनफ टू गेट इनफ ऑक्सीजन, पहला। दूसरा, उनकी जो स्किन होती है मॉइस्ट स्किन होती है, थिन वॉल होती है, जिससे क्या होगा, इजीली डिफ्यूजन प्रोसेस से क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवा सकते हैं, राइट। थर्ड वन, दे हैव रिच ब्लड सप्लाई। अगर ब्लड सप्लाई अच्छी है, ब्लड सप्लाई है तो क्या होगा, जैसे एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लिया, क्या करेगा, ब्लड को दे देगा, ब्लड कंप्लीट बॉडी पार्ट्स को क्या कर देगा, विथ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। अब रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन होता है जो क्या काम करेगा, ऑक्सीजन को बाइंड करने की कैपेसिटी रखता है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज, राइट। दीज आर द बेसिक इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। देन फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, इज टू ब्रीथ इन ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन, राइट। रेस्पिरेशन के लिए इनटेक किया ऑक्सीजन को, किस लिए, फॉर रिलीजिंग एनर्जी, प्रोड्यूसिंग एनर्जी ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड प्रोसेस। एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना है, जो कब बनी थी, बाय प्रोडक्ट बनी थी ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, जब सेल के अंदर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो रहा था, वहाँ पे CO2 बनी है, उसको रिलीज करना हमारा क्या होगा, ब्रीथिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। द गैसेज एक्शन बिटवीन ब्लड एंड एयर, जो ब्लड और एयर के बीच गैसेज एक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का, राइट। नाउ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग कैसे हुए, एक कंप्लीट वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट होता है, राइट, जिसके अंदर एक्सटर्नल नोज स्ट्रिंग सबसे बाहर होता है, जो डायरेक्टली कांटेक्ट में होगा, किसके साथ, डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है एयर के साथ, जो इनहेलेशन में हेल्प करता है। सेकंड होता है हमारा नेजल कैविटी, राइट। सबसे पहले आता है हमारा एक्सटर्नल नोज स्ट्रिल, एक्सटर्नल नोज स्ट्रिल डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है एयर के साथ, जिसको हम लोग प्राइमरी ऑर्गन कहते हैं, किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए, ब्रीथिंग के लिए। जब एयर से हम लोग एयर को इनटेक करेंगे तो उसमें से ऑक्सीजन क्या करेगी, ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, ऑक्सीजन जाएगी नेजल कैविटी में। नेजल कैविटी के बाद जाएगी, नेजल कैविटी में क्या होता है, नेजल पैसेज, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर होती हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, म्यूकस होता है, तो क्या काम करता है, जो आउटर एटमॉस्फेयर से एयर अंदर इनहेल की जा रही है उसको स्टेलाइज करने का काम करेगा, डस्ट पार्टिकल को स्टॉप करने का काम करेगा, जो वार्मर एयर होती है उसको कूल डाउन करने का काम करती है। मीन्स फ्रॉम द नोज स्ट्रिल से लेके लंग्स तक पहुंचते हो, एल्वियोलाइज तक पहुंचते हो, कंप्लीट स्ट्रक्चर में क्या होता है, म्यूकस तो होता ही होता है, क्या काम करेगा, डस्ट पार्टिकल को रिमूव करने का काम करता है। तो एक्सटर्नल नोज स्ट्रिल के बाद इंटरनल नेजल कैविटी, इनके बाद मिलेगा इंटरनल लेयर्स। इंटरनल लेयर्स क्या होगा, एक्सटर्नल नोज स्ट्रिल तो करता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से एयर को इन, देन नेजल कैविटी के बाद में जाएगा कहाँ, इंटरनल लेयर से। इंटरनल लेयर से एयर कहाँ जाएगी, फेरिंग्स के पास। अब फेरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स कॉमन पैसेज होता है बिटवीन द माउथ, फेरिंग्स कॉमन पैसेज होता है किसके लिए, फेरिंग्स कॉमन पैसेज होता है डाइजेशन या ओरल कैविटी और रेस्पिरेशन के लिए, दिस इज कॉमन पैसेज, इसे कहते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज बिटवीन माउथ एंड नोज, दोनों के बीच में कॉमन पैसेज होता है, जहाँ पे एयर ट्रेवलिंग करती हुई कहाँ जाएगी, नोज से एयर करती हुई ट्रेवलिंग करती जाएगी विंड पाइप के अंदर, राइट, विंड पाइप के अंदर जाएगी,
और फूड माउथ से जब इनटेक किया जाएगा वो जाएगा फूड पाइप के अंदर। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ फेरिंग्स। फेरिंग्स का ये काम होता है। फेरिंग्स के बाद ट्रेकिया के जस्ट ऊपर स्ट्रक्चर होती है लैरिंग्स की, जिसे हम कह देते हैं वॉइस बॉक्स भी कह देते हैं। वॉइस बॉक्स या वॉइस प्रोड्यूस करने के काम आती है। और इसके बाद में जो स्ट्रक्चर बन रही है हमारी वो है ट्रेकिया। ट्रेकिया को विंड पाइप भी कहते हैं। ट्रेकिया को विंड पाइप भी कहते हैं। और साथ ही साथ ट्रेकिया के कुछ फंक्शन है। ट्रेकिया क्या काम करता है? ट्रेकिया के ऊपर कुछ कार्टिलेज रिंग्स होती हैं यहाँ पे। ट्रेकिया के स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ कार्टिलेज रिंग्स होती हैं। वो क्या काम करती हैं कार्टिलेज रिंग्स? जब एयर का पैसेज नहीं होता तो ये कार्टिलेज रिंग क्या काम करती है? ट्रेकिया को कोलैप्स होने से बचाती है। एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी स्ट्रक्चर है ऐसी ट्रेकिया के पास जब एयर का पैसेज नहीं है फिर भी ट्रेकिया कोलैप्स नहीं होता, चिपकता नहीं है, तो होती है कार्टिलेज रिंग। दीज आर मस्कुलर रिंग्स होती हैं। देन दिस ट्रेकिया डिवाइड इनटू लेफ्ट और राइट लंग्स। ये लेफ्ट और राइट लंग्स में डिवाइड हो रहा है। लेफ्ट लंग्स की बात करें तो लेफ्ट लंग्स में 2 लोब्स होते हैं, राइट लंग्स में 3 लोब्स होते हैं। राइट। अब ट्रेकिया आगे डिवाइड हो रहा है ब्रोंकियोई में। ब्रोंकियोई फर्दर डिवाइड हो रही है किसमें? ब्रोंक्यूलस में। और फाइनली ब्रोंक्यूलस किस में डिवाइड होता है? ब्रोंक्यूल में होके लास्ट में क्या बनेगा? एल्विलाई। मीन्स ट्रेकिया चला गया लेफ्ट और राइट लंग्स में, वहां पे बनेगा प्राइमरी ब्रोंकियोई, ब्रोंकियो से बनेगा ब्रोंकियल, ब्रोंकियल से बनेगा टर्शरी, सेकेंडरी ब्रोंकियल, टर्शरी ब्रोंकियल, और उनका फाइनली क्या बनेगा? एल्विलार सेक बनेगा। और एल्विलार सेक के अंदर लास्ट क्या होता है? एल्विलाई होती है। दीज आर ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस। मीन्स पैसेज अगर बात करूं, हम लोग एयर को इनफिल कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, तो हम कौन सी गैस को ले रहे हैं? हम लोग एयर के साथ O2 को ले रहे हैं। फाइनली पैसेज कहाँ आ गया? जो हमने इनहेल किया है एक्सटर्नल नोज से नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से नेजल पैसेज, नेजल पैसेज से फेरिंग्स, लैरिंग्स से होता हुआ लंग्स में होता हुआ फाइनली पूरी O2 कहाँ पे आ गई? O2 आ गई एल्विलाइज के पास। O2 कहाँ आएगी? एल्विलाइज के पास आ रही है। एल्विलाइज क्या काम करता है? एल्विलाइज के पास आके O2 इनफिल होती है तो हमारी क्या होता है कि चेस्ट कैविटी का इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो क्या होगा कि एल्विलाई क्या करेगी? ऑक्सीजन को इनटेक कर लेगी। अब वो साइट होती है कि एल्विलाइज कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं? प्लूरा कहते हैं। अब फिर ये क्वेश्चन ये आता है कि सर कि एल्विलाइज के पास ऑक्सीजन हमने इनफिल कर ली, इनहेल कर लिया, तो क्या हो गया? नोज के थ्रू, विंड पाइप के थ्रू हमारे टोटल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होता हुआ ऑक्सीजन आ गया एल्विलाइज के पास। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होगा गैसेज एक्सचेंज। एक्सचेंज ऑफ गैसेज कहाँ होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज कहाँ होता है? उससे पहले हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। एक टॉपिक और है डायफ्राम। डायफ्राम डायफ्राम क्या होता है? दिस इज शीट लाइक स्ट्रक्चर, डोम शेप स्ट्रक्चर होती हैं जो लंग्स के साथ कनेक्टेड होती हैं। अब जब हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग स्टडी करते हैं वहाँ पे तो डायफ्राम का भी रोल तो और साथ साथ रिबकेज का भी एक रोल होता है जिसके हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग मैकेनिज्म कैसा होता है? ब्रीथिंग कैसे होती है? वेरी सिंपल, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। एक बार हम लोग इनहेल करके देखते हैं। जब हम इनहेल करते हैं तो हमें फील होता है कि हमारी चेस्ट कैविटी बॉर्डर आउटर साइड में मूव करती है और डोम शेप स्ट्रक्चर जो थी डायफ्राम की वो शिफ्टेड होता है डाउन साइड। डायग्रामेटिक स्टडी करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट हमारा केस है इनहेलेशन। इनहेलेशन में देखते हैं जब हम लोग एयर को इनहेल करते हैं, एयर जब इनहेल की जाती है उस समय क्या होता है? उस समय रिब केज जो होता है, रिब केज मूव करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड करेगा और आउटवर्ड करेगा, आउटवर्ड करेगा, अपवर्ड और आउटवर्ड करेगा। सेम टाइमिंग में क्या होगा? जो डायफ्राम होता है, जो डायफ्राम हमारा होता है वो क्या करेगा? डोम शेप स्ट्रक्चर फ्लैट हो जाएगा। कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? फ्लैटेंड होकर डाउन साइड शिफ्ट हो जाएगा, जिससे क्या होगा? चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। जब चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो स्पेस मिल जाएगा एयर को रशेज होने में अंदर। और फाइनली क्या होगा? एयर रशेज कहाँ से कहाँ होती हैं? एयर रशेज होती हैं आउटर टू इनर लंग्स। मीन्स एटमोसफियर से एयर कहाँ चली जाएगी? लंग्स में चली जाएगी। क्यों? एटमोसफियर के अंदर एयर का या फिर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा था बजाय कि लंग्स में। तो लंग्स में एल्विलाइज के पास नहीं था तो क्या हुआ? डोम शेप स्ट्रक्चर शिफ्टेड हुआ।
फ्लैटन बना, रिब केज मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड हुआ, तब जाके चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, इंक्रीज इन दिस केस इंक्रीज चेस्ट वॉल्यूम, चेस्ट वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो एयर को पैसेज मिल गया, तो एयर कहाँ से कहाँ मूव करेगी, एयर मूव करेगी आउटर एटमॉस्फेयर टू लंग्स के पास, राइट। इसके अपोजिट केस की बात करें, अपोजिट केस में एक्सहेलेशन में क्या होगा, जस्ट अपोजिट, जब हम लोग रिलैक्स करते हैं, जब हम लोग एक्सहेल आउट करते हैं उस समय क्या होगा, एक्सहेल आउट में क्या होगा, जब हम रिलैक्स कर रहे हैं तो हमारा रिब केज वापस नॉर्मल डाउन साइड शिफ्ट हो रहा है, रिब केज जो आउटर था वो इनवर्ड डायरेक्शन मूव हो रहा है, डोम शेप जो स्ट्रक्चर थी जो फ्लैटेंड हो चुकी थी इनहेलेशन में वो वापस क्या हो जाएगी, डायफ्राम अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, डायफ्राम जब अपनी नॉर्मल कंडीशन में आएगा और रिब केज मूव डाउनवर्ड्स हो जाएंगी और इनवर्ड हो जाएगी, तो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम क्या होगा, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम क्या होगा, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, इससे क्या होगा, जो अंदर कंसंट्रेट एल्वियोलाइज के पास CO2 आया, एल्वियोलाइज के पास कंसंट्रेशन CO2 का ज्यादा हो गया, तो इस कंडीशन में क्या होगा, एयर रशेज आउटसाइड, मींस लंग्स के थ्रू एयर आउटसाइड मूव कर रही है, दिस इज एक्सहेलेशन। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन समझ में आया, चलिए देखते हैं वापस इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। फर्स्ट इनहेलेशन, इनहेलेशन में क्या होगा, इनटेकिंग ऑफ O2, व्हेन एयर इज ब्रीथ इन द डायफ्राम एंड मसल्स अटैच्ड टू द रिब्स कॉन्ट्रैक्ट, जब हम लोग ब्रीथ इन करते हैं, इनहेलेशन करते हैं तो डायफ्राम और चेस्ट कैविटी की जो मसल्स होती हैं, रिब्स जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, उसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, जो रिब्स होगा मूव आउटवर्ड, रिब्स आउटवर्ड मूव करेगा, डायफ्राम डाउनवर्ड मूव करेगा, फ्लैट हो जाएगा, ड्यू टू विच केस इंक्रीज होता है, ऑक्यूर एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, इट मींस इट रिजल्ट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, जिससे क्या होगा, एयर को पैसेज मिलेगा, एयर आउटर टू इनर रश कर जाएगी, मींस एयर आउटसाइड एनवायरनमेंट से हमारी बॉडी में लंग्स के पास ट्रेवलिंग कर जाएगी, राइट। सेकंड हमारा बना ओके, चेस्ट कैविटी, देन एयर प्रेशर इंक्रीज, एयर प्रेशर डिक्रीज एंड एयर फ्रॉम आउटसाइड रशेज इनवर्ड इनटू द लंग्स, लंग्स के पास चली जाएंगी, जहाँ पे क्या होगा, एल्वियोलार सैक होता है, एल्वियोलार सैक फिल्ड हो जाएगा एयर से कंटेनिंग ऑक्सीजन, एल्वियोलस के पास क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन कंटेनिंग हो जाएगा, द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर डिफ्यूज इनटू द ब्लड, जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो क्या हो जाएगा, ब्लड में डिफ्यूज हो जाएगा, CO2 फ्रॉम द ब्लड क्या करेगा, ले आएगा, CO2 ब्लड से कहाँ आ जाएगा, डिफ्यूज इनटू द एल्वियोलार सैक और एल्वियोलाई में वापस आ जाएगा, दिस इज इनहेलेशन। एक्सहेलेशन में क्या होगा, व्हेन वी ब्रीथ आउट, जब हम लोग ब्रीथ आउट करते हैं, ब्रीथ आउट किएंगे तो डायफ्राम और मसल्स जो होती हैं वो वापस रिलैक्स हो जाती हैं, रिलैक्स हो गई मसल्स डायफ्राम की और रिब्स की, तो रिब्स क्या करेंगे, अगेन इनवर्ड मूव कर जाएगा, इनवर्ड मूव कर जाएगा। सेकंड वन इज डायफ्राम क्या करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, डायफ्राम अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, रिब्स इनवर्ड वापस शिफ्ट हो जाएंगी, जिससे क्या होगा, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा एंड गेट रिड्यूस एंड CO2 इज पुश्ड आउट लंग्स इनटू द एटमोस्फेयर थ्रू द नोस्ट्रिल, लंग्स से नोस्ट्रिल मींस कंप्लीट रिवर्स मेथड यूज करेगा और क्या कर देगा, नोस्ट्रिल से बाहर रिमूव कर देगा। सो दिस इज इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, राइट। आफ्टरवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग कैसे होता है, मींस कैसे आफ्टर द लंग्स के पास आने के बाद किस तरह से मूव करेगी एयर आगे, एक्सचेंज बिटवीन द टिश्यू एंड ब्लड। अगर सिंपल बात करूं, सबसे पहले एयर से क्या आया, एयर से हमने क्या किया, एयर कौन सी, रिच ऑक्सीजन, एयर इनहेल जब किया तो हमने ऑक्सीजन लिया, कहाँ गई, एल्वियोलार सैक के पास, इन एल्वियोलाई, इन एल्वियोलाई और एल्वियस के पास गई, यहां से कहाँ जाएगी, ब्लड के पास, मीन्स हमने इनहेल कर लिया, एल्वियोलाइज के पास आ गई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दे दी एल्वियोलाइज ने ब्लड को, ब्लड के थ्रू कहाँ जाएगी, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ही जाएगी, जो ब्लड है ऑक्सीजन को बाइंड करेगा, कौन करवाएगा बाइंड, ऑक्सीजन को ब्लड से बाइंड कौन करवाता है, हीमोग्लोबिन,
राइट। ऑक्सीजन को बाइंड कर लिया हीमोग्लोबिन ने, ये कहाँ ले जाएगा, ये O2 मिल जाएगी, O2 रिलीज टू द पर्टिकुलर सेल, टिश्यू और ऑर्गन। O2 is released in tissue. O2 is released in tissue. राइट, अगेन चेक कीजिए, सबसे पहले क्या हुआ, एल्वियोलस तक ऑक्सीजन आई, फॉर एग्जांपल ये एल्वियोलाई है, यहाँ पे क्या आ गई, ऑक्सीजन आ गई। एल्वियोलस के साथ सपोर्टेड कौन है, एल्वियोलस कनेक्टेड होती हैं ब्लड वेसल्स के थ्रू, ये ब्लड वेसल्स हैं। तो एल्वियोलस के पास क्या है, एल्वियोलस से ब्लड वेसल्स के पास क्या जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा। ये ऑक्सीजन कहाँ चली गई, बॉडी के जो सेल्स और टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन होते हैं, टिश्यू के पास पहुंच गई। टिश्यू या ऑर्गन सेल के पास क्या पहुंच गई, ऑक्सीजन पहुंच गई। ऑक्सीजन जब पहुंच गई तो वहां पे ऑक्सीडेशन भी होगा, मींस सेलुलर रेस्पिरेशन भी होगा। ऑक्सीडेशन हो गया तो उसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, बाय प्रोडक्ट, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब क्या होगा, ये तो हो गया ऑक्सीजन को लाने का प्रोसेस। अब वो दूसरा होता है CO2 कैसे रिलीज होगी, CO2 CO2 कहां से आई, टिश्यूज से, टिश्यूज से कहां जाएगी, ब्लड में, ब्लड के थ्रू कहाँ जाएगी, ब्लड कैपिलरीज से जाएगी ब्लड में, ब्लड के थ्रू कहाँ जाएगी, ब्लड के थ्रू जाएगी ये फाइनली ब्लड से ट्रेवल करती है एल्वियोलाई में, और यहाँ से क्या होगा, लंग्स के डिफरेंट पार्ट्स से होता हो बाय नोज स्टिल हम लोग एक्सेल आउट कर देते हैं। नोज स्टिल क्या कर देंगे हम लोग, एक्सेल आउट कर देते हैं। एक्सेलेशन में क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, CO2 को लेके आएगा टिश्यूज से, CO2 को लेगा ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरी से आएगा ब्लड वेसल्स के अंदर, ब्लड वेसल्स और ब्लड के भी, ब्लड वेसल्स और एल्वियोलाइज क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। तो ब्लड से CO2 कहाँ आ जाएगा, एल्वियोलाइज के पास आ जाएगा। एल्वियोलाइज क्या करेगा, लंग्स को दे देगा, लंग्स बाय ब्रोंकियस, ब्रोंकियस से ब्रोंकी, ब्रोंकी से ट्रेकिया, ट्रेकिया से फेरिंग्स, नेरिंग्स से होता हुआ बाय नोज स्टिल क्या कर देगा, एक्सहेलेशन में क्या कर देगा, इसको एक्सीड आउट बॉडी से बाहर एक्सहेलेशन में रिलीज कर देगा। राइट, दिस इज इनहेलेशन और एक्सहेलेशन प्रोसेस। नेक्स्ट कि गैसेस तो एक्सचेंज हो गई, एटमॉस्फेयर से लंग्स के पास आ गई, लंग्स से ब्लड में चली गई, ब्लड से टिश्यू में चली गई, टिश्यू से CO2 ले गया, CO2 आ जाएगा ब्लड में, ब्लड से चला जाएगा एल्वियोलार सेक में, एल्वियोलार सेक से बाय नोज स्टिल हम लोग वापस रिलीज कर देंगे। अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन कैसे होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट सिंपल अगर बात करूं, सबसे पहले क्या हुआ, O2 डिफ्यूज इनटू द ब्लड फ्रॉम द लंग्स, सबसे पहले ये हुआ, ब्लड से लंग्स में आ गया। अब वहां से ट्रांसपोर्टेशन आगे कैसे होता है, वहां से ट्रांसपोर्टेशन आगे होगा, 97% ऑफ जो ऑक्सीजन है वो बाय सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ब्लड में कंबाइन हो जाती हैं। किसके थ्रू, क्योंकि ब्लड में RBC के साथ, RBC में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होते हैं, वो क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, फॉर्मेट करेगा और कंपाउंड बना देगा, और इसे कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगर बात करूं 97% अगर बात करें थ्रू द RBC के थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, RBC के थ्रू हो रहा है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ रहा है हीमोग्लोबिन के साथ, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कंबाइन हो गया ऑक्सीजन के साथ, क्या हो जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो जाएगा। राइट, रिमेनिंग 3% जो बच गया, जो रिमेनिंग 3% बचा है वो क्या होगा, थ्रू द प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है। मींस 97% ऑफ ऑक्सीजन कौन करेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में होगा, हीमोग्लोबिन अटैच होगा और ऑक्सीजन लेके आएगा टिश्यूज के पास, और 3% क्या होगा, डिजोल्व फॉर्म में होगा प्लाज्मा के साथ। सेम हियर बात करें अगर CO2 का, तो CO2 कैसे ट्रांसपोर्ट होती होगी, CO2 टिश्यू से ब्लड, ब्लड से एल्वियोलाई से होता है, वह कितना परसेंट होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होती हैं वो हीमोग्लोबिन ही लेके आएगा। जनरली हीमोग्लोबिन के साथ ही अटैच होती हैं इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। 70% कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ट्रांसपोर्ट होती है टिश्यूज के थ्रू लंग्स के पास बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। 7% होती हैं वो होती है डायरेक्टली किसमें, प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा के साथ ट्रेवलिंग करती है, ट्रांसपोर्ट होती हैं। और रिमेनिंग 23% जो रह गई, 20% CO2 जो रहती है वो कंबाइन करती है विथ ग्लोबिन पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, जो किसका पार्ट होता है, हीमोग्लोबिन का पार्ट होता है, और क्या बना देगा,
कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाता है। 23% किस केस में हो गई, हीमोग्लोबिन के साथ कनेक्ट हो रहा है, 7% प्लाज्मा लेके आ रहा है, 70% लेके आ रहा है बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, विच इज ट्रांसपोर्टेड टू द अगेन लंग्स, लंग से पास हो गया। सो इस तरह से ऑक्सीजन और CO2 ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड के अंदर कंप्लीट ऑर्गन के पास। और लास्ट टॉपिक हमारा रहता है इसके अंदर, वो है किस तरह से रेस्पिरेशन को कंट्रोल किया जाता है। मीन रेस्पिरेशन को कौन कंट्रोल करता है, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है हमारी बॉडी का ही पार्ट है, इज कंट्रोल बाय, रेस्पिरेशन प्रोसेस इज कंट्रोल बाय रेस्पिरेटरी सेंटर सिचुएटेड इन ब्रेन। हमारे ब्रेन के अंदर पार्ट होता है मेडुला ओब्लांगेटा। मेडुला ओब्लांगेटा पार्ट जो होता है वो क्या करता है, हमारे रेस्पिरेशन की रेट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ एक पार्ट और है पोन्स वेरोइल, ब्रेन का पार्ट, वो क्या करते हैं, दोनों मिलकर क्या करते हैं, रेस्पिरेशन की रेट को कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन करते हैं। और लास्ट एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्रीथिंग ऑक्यूर्स इनवॉलेंट्री, ब्रीथिंग इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। तो आज के लेक्चर में हमने देखा वन शॉर्ट वीडियो में जिसमें रेस्पिरेशन को हमने कवर किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आएंगे अदर टॉपिक्स लाइक ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, अदर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।